दोस्तों, आप सभी लोग हिना खान और सुमोना चक्रवर्ती को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है कि हिना खान अब सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है? क्या सचमुच हिना खान का कैंसर अब हिना के पूरे शरीर में फैल चुका है? वहीं दूसरी तरफ सुमोना चक्रवर्ती की ये सिगरेट पीने वाली वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इसी की वजह से कपिल शर्मा ने सुमोना को अपने शो कपिल शर्मा शो से बाहर निकाल दिया है। चलिए जानते हैं इन दोनों खबरों की पूरी जानकारी। नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने हिना खान का नाम तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है हिना खान को कैंसर किस वजह से हुआ है? आखिर हिना की वो कौन सी आदत थी जो आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो गई? आखिर यह बीमारी होने के बाद हिना खान ने अपने बालों और नाखूनों को क्यों कटवा लिया? और ये लड़का कौन है जो हर वक्त हिना खान के साथ कीमोथेरेपी के दौरान मौजूद रहता है? और क्या सचमुच कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगता है कि हिना खान जैसी एक्ट्रेस को भी बैंक से लोन लेना पड़ गया? और आखिर कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान संजय दत्त ने हिना खान को कॉल क्यों किया था? और साथ में ये भी जानेंगे कि कैंसर के दौरान आखिर हिना खान को उनके मुस्लिम फैंस उनको गालियां क्यों दे रहे थे? जानेंगे हिना खान की जन्म से लेकर कैंसर तक की पूरी कहानी इसी वीडियो में। दोस्तों, हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी श्रीनगर में ही एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोस्तों, हिना बचपन में बहुत ही ज्यादा झगड़ालू और शरारती किस्म की बच्ची थी। वह बचपन में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलते समय उनसे झगड़ा कर लिया करती थी और झगड़े के दौरान उन्हें नाखून मार दिया करती थी, जिसकी वजह से उन बच्चों का खून निकलने लगता था और कई बार वो उन बच्चों को दांत से काट भी लिया करती थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों की बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी उनके पड़ोसियों से। हिना खान की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर में ही हुई थी। पढ़ाई में हिना एक एवरेज स्टूडेंट रही। बचपन से ही वह जर्नलिस्ट बनने का सपना देखा करती थी, मगर धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो उनका रुझान जर्नलिस्ट से हटकर सिंगिंग और पेंटिंग में आने लगा था। 10वीं के बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और श्रीनगर में ही 12वीं पास की और MBA की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए हिना श्रीनगर छोड़कर दिल्ली आ जाती है CCA कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से MBA करने के लिए। मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से हिना खान अपना जेब खर्च निकालने के लिए कॉल सेंटर में काम किया करती थी। छोटे शहर से बड़े शहर आने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई थी। दिल्ली में आने के बाद उन्हें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज दिख रहे थे। जर्नलिस्ट बनने का सपना तो उन्होंने छोड़ दिया था, मगर दिल्ली आने के बाद उन्हें एयर होस्टेस बनने की तमन्ना जागी। वह दिन भर कॉल सेंटर में काम किया करती थी और रात के समय जाकर एयर होस्टेस की तैयारी किया करती थी। हिना इस तैयारी में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी और अचानक हिना को पता चला कि अगले महीने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और एग्जाम मुंबई में होने वाली है। इस समय हिना खान की स्वास्थ्य इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि मुंबई जाने के 1 हफ्ते पहले हिना को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होने की वजह से हिना मुंबई नहीं जा पाती है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और एग्जाम देने के लिए। इस चीज से हिना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। एक तरफ मलेरिया उनके स्वास्थ्य को गिरा रहा था और दूसरी तरफ उनका एयर होस्टेस बनने का सपना उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जाने लगा था। घर वालों से हिना का यह हाल देखा नहीं गया और घर वालों ने उन्हें दिल्ली से वापस श्रीनगर बुला लिया। श्रीनगर में 2-3 महीने रहने के बाद उनका मलेरिया ठीक हो गया, मगर इस दौरान उनकी एक फ्रेंड उनको कॉल करती है और कहती है कि हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ाई करते थे उसके बगल में ही यह रिश्ता क्या कहलाता है नाम का टीवी सीरियल का ऑडिशन हो रहा है। वहां पर वह एक लीड रोल के लिए एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रहे हैं। तुम दिखने में खूबसूरत हो और तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, एक बार आकर ट्राई कर लो। तब हिना कहती है कि मैं तो आज तक कभी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन भी नहीं की और वैसे भी टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, वह लोग मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे? मेरा तो कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है। हिना खान इस ऑडिशन को देने नहीं जाने वाली थी, मगर जब यह बात उनके पिताजी को पता चली तो उन्होंने हिना को मोटिवेट किया और कहा कि हिना एक बार ऑडिशन देकर तो देखो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। पापा की यह बात सुनकर हिना दिल्ली जाती है और यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो का ऑडिशन देती है। डायरेक्टर को हिना का ऑडिशन इतना ज्यादा पसंद आता है कि अगले दिन ही डायरेक्टर हिना को कॉल करके लीड रोल का ऑफर देते हैं। हिना खान तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये बात जब हिना अपने घर वालों को बताती है तो वह एक तरफ हैरान होते हैं, मगर दूसरी ही तरफ वह बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खानदान में आज तक कोई भी टीवी पर नहीं आया था। इस शो में सेलेक्ट होने के बाद
हिना खान एक्टिंग क्लासेस को ज्वाइन करती है और अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी ज्यादा निखारती है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद यह रिश्ता क्या कहलाता है का शूटिंग शुरू हुआ। इसमें हिना को अक्षरा का रोल करने का मौका मिला। शूटिंग पूरा हुआ और 12 जनवरी सन 2009 को यह रिश्ता क्या कहलाता है पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। दोस्तों, इस शो के रिलीज होने के बाद ही यह शो घर घर में वायरल हो गया था। यह शो इतना ज्यादा हिट होता है कि इस शो में जितने भी कलाकार काम करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा फेम और मनी मिलता है और हिना खान तो इसमें लीड रोल में थी, जिसकी वजह से हिना खान को घर घर में पहचाने जाने लगा था। इस शो में हिना लगातार 7 सालों तक काम करती है। मगर दोस्तों, सन 2010 और 11 आते आते हिना खान को बॉलीवुड पार्टी अटेंड करने का मौका मिलने लगा था और वह कई सारे बॉलीवुड पार्टी को अटेंड भी किया करती थी, जहां पर नशीली चीजों का खुलेआम सेवन किया जाता था और उन्हें कुछ चीजों की लत हिना को भी लग गई, जो आगे चलकर हिना को एक ऐसी बीमारी देने वाली थी जिससे हिना का पूरा करियर ही हिलने वाला था। दोस्तों, इस शो के दौरान हिना खान इतनी ज्यादा घर घर में फेमस हो गई थी कि वह जिस भी शो में स्पेशल अपीयरेंस देती थी उस शो की टीआरपी बढ़ जाता था। इस शो के दौरान हिना खान कई सारे टीवी शो में स्पेशल अपीयरेंस देती हैं, जिनमें शामिल हैं कयामत, सपना बाबुल का, नच बली, दिया और बाती हम, बिग बॉस सीजन 10। इन शो में जैसे ही हिना खान एंट्री लेती हैं, इन शो की टीआरपी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है। उस समय इंडस्ट्री में जब कोई भी टीवी शो फ्लॉप होने लगता था तब उसमें हिना का स्पेशल अपीयरेंस कराकर उस शो को वायरल कर दिया जाता था। उस समय टीवी इंडस्ट्री के लोग हिना खान को टीआरपी क्वीन कहकर बुलाया करते थे। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल हिना खान के लिए एक वरदान से कम नहीं था। इस शो ने इन्हें हर चीज दिया, मगर कहा जाता है ना कि जो टीवी पर दिखाई दे रहा है वह हर बार हकीकत नहीं होता। इस टीवी सीरियल में हिना खान और करण मेहरा हस्बैंड वाइफ के रोल में दिखाई देते हैं और ये दोनों ही इस टीवी सीरियल के मेन कैरेक्टर थे, जो इस धारावाहिक में तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे, मगर असलियत में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। जब भी कैमरा बंद होता था तो यह दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते थे। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते थे कि इन लोगों के बीच में एक तीसरा आदमी था जो इन लोगों की बातें एक दूसरे से कहता था। यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सन 2015 में हिना खान यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो को छोड़ देती है और एक इंटरव्यू में जब उनसे इस शो को छोड़ने की वजह पूछा जाता है तो वह कहती हैं कि इस शो में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक माहौल बन गया था और धीरे धीरे इस टीवी सीरियल में यंग एक्ट्रेस आने लगी थी, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे लीड रोल से साइड रोल मिलने लगा था। इस समय तक हिना खान को किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी। वह खुद ही इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि उन्हें घर घर में पहचाने जाने लगा था। इस टीवी सीरियल को छोड़ने के बाद वह तुरंत खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 को ज्वाइन करती है, जिसके बाद उस शो की टीआरपी बढ़ जाती है। इस समय कई सारे फेमस कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन हिना खान का फैन बेस तो अलग ही लेवल पर था। हिना खान इस शो को जीतने के लिए हर वह कोशिश करती है जो किया जा सकता था, मगर इत्तेफाक से हिना खान इस शो को जीत नहीं पाती है, मगर वह फर्स्ट रनर अप बनकर इस शो से बाहर निकलती है। इस शो से निकलने के बाद वह बिग बॉस 11 में जाती है, जहां पर इनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट होने का खिताब मिला था। इस शो में जाने के बाद उनकी बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, मगर उन लड़ाइयों में से सबसे बड़ी लड़ाई इनकी शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और अर्शी खान से होती है। यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बिग बॉस को खुद बीच में आकर इस लड़ाई को रुकवाना पड़ा था। मगर दोस्तों, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी हिना खान इस शो को जीत नहीं पाती हैं और वह इस शो से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। मगर बाहर निकलने के बाद शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस शो से निकलने के बाद हिना खान अपने मूड को फ्रेश करने के लिए मालदीव घूमने के लिए जाती है, मगर जब वहां पर घूमने जाती है और एक फोटो स्विम सूट पहनकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है तो कुछ मुस्लिम फैंस उनके ऊपर भड़क जाते हैं और इन्हें इस्लाम की बुरी बुरी बद्दुआएं देने लगते हैं और इस पोस्ट को डिलीट करने की मांग करते हैं। मगर हिना खान इस पोस्ट को डिलीट नहीं करती है और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहती हैं, मुझे ट्रोल्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये सारे लोग नालायक बेरोजगार है जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ दूसरों की बुराई ही कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में तो ये लोग एक बहुत बड़े लॉसर है। इस चीज के बाद टीवी इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने हिना को सपोर्ट भी किया। बिग बॉस से निकलने के बाद 3 महीने बाद ही हिना खान एक फ्लॉप टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की को ज्वाइन करती है,
मगर जैसे ही वह उस टीवी सीरियल को ज्वाइन करती है उस शो की टीआरपी बढ़ जाती है। 9 महीने तक इस शो में काम करने के बाद हिना खान इस शो को छोड़ देती है और अपने एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि उनको बॉलीवुड से कई सारे ऑफर्स आए हैं फिल्म करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने लगातार अनलॉक लाइन्स और विश लिस्ट जैसी फिल्मों में काम किया, मगर दोस्तों यह तीनों फिल्में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 3 फ्लॉप मूवीज देने के बाद हिना खान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद एकता कपूर उनको नागिन सीजन 5 में काम करने का मौका देती है। इस सीजन में जब हिना की एंट्री होती है तो इस शो की भी टीआरपी बढ़ जाती है और यह नागिन के अब तक के सारे सीजन में से सबसे ज्यादा टीआरपी यह सीजन बटोरता है। इस शो को करने के दौरान ही इनको बिग बॉस सीजन 14 में कैमियो करने का मौका मिलता है। इसमें हिना एक सीनियर प्लेयर के तौर पर बिग बॉस में एंट्री लेती है और 2 हफ्तों के लिए इस शो में रहती हैं, जिसमें यह कंटेस्टेंट को बताती है कि बिग बॉस के घर में कैसे रहना है और सारे नियम कायदे सभी कंटेस्टेंट्स को बताती हैं। नागिन सीजन 5 करने के दौरान हिना खान एक स्मार्टफोन नाम की शॉर्ट फिल्म में काम करती है, मगर दोस्तों यह फिल्म भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे नागिन सीजन 5 खत्म होता है। इसके तुरंत बाद हिना कुछ और म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में काम करती हैं, जिनमें से एक वेब सीरीज का नाम हैकर था। मगर दोस्तों ये सारे म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। ऑडियंस हिना खान को सिर्फ टीवी सीरियल में ही प्यार देती थी, मगर जब भी वह फिल्मों में जाने की कोशिश करती थी तब वह बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाती थी। इन सभी चीजों के बाद भी हिना खान का फेम इतना ज्यादा था कि उनको केन्स फेस्टिवल्स 2021 में बुलाया गया था और सिर्फ यही नहीं, इनको सन 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों सन 2024 में हिना खान अपने करियर के एकदम पीक पर थीं, मगर अचानक सन 2024 में इन्हें कैंसर हो जाता है। मगर क्या आपको पता है हिना को कैंसर किस वजह से हुआ है? चलिए जानते हैं। दोस्तों यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में इन्हें बहुत ही ज्यादा फेम मिला था, जिसके बाद ही इन्हें बॉलीवुड पार्टी में इनवाइट किया जाने लगा था। हर सैटरडे संडे ये उन पार्टीज को ज्वाइन करती थी जहां पर नशीली चीजों का खुलेआम सेवन किया जाता था। धीरे धीरे सैटरडे संडे छोड़कर हिना खान रोजाना उन पार्टीज को ज्वाइन करने लगी थी। इन पार्टी को ज्वाइन करने के बाद और नशीली चीजों का सेवन करने के बाद इनका हेल्थ और करियर दोनों ही गिरने लगा था। उन नशीली चीजों का प्रभाव उनके शरीर और दिमाग पर ऐसा होता था कि यह रात रात भर दिन दिन भर सोई ही रहती थीं, जिसकी वजह से इनका करियर बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा था। जब हिना खान को यह एहसास होता है कि उनका करियर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तब वह अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेती है और उन बॉलीवुड पार्टी को अवॉइड करना शुरू कर देती है जहां पर नशीली चीजों का सेवन किया जाता था। मगर दोस्तों धीरे धीरे हिना खान सारी नशीली चीजों को छोड़ देती है, मगर सिगरेट और शराब को नहीं छोड़ पाती है। वह कभी कभार सिगरेट और शराब पिया करती थी, मगर उन सारी नशीली चीजों को छोड़कर हिना खान ने अपने करियर को तो बचा लिया था, मगर उन नशीली चीजों ने हिना खान के शरीर में कुछ परमानेंट डैमेज कर दिए थे जो आने वाले कुछ सालों में दिखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों सन 2024 के शुरुआत से ही हिना खान को चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। कई दिनों तक हिना उस पेन को इग्नोर करती है, मगर वो पेन धीरे धीरे सूजन में बदल जाता है। जब हिना डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि आखिर इनको क्या हुआ है। तब डॉक्टर उनका एक्सरे लेता है और ब्लड सैंपल भी लेता है। फिर जब 1 हफ्ते बाद एक्सरे और ब्लड सैंपल का रिपोर्ट आता है तब डॉक्टर उस रिपोर्ट को हिना खान के घर पर भेज देते हैं। जैसे ही वह रिपोर्ट हिना खान पढ़ती है उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस समय हिना खान अपने करियर के सबसे पीक टाइम पर चल रही थी। उनका करियर तो पीक टाइम पर था, मगर जैसे ही यह इस खबर को पढ़ती है उनका करियर और कॉन्फिडेंस धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। दरअसल दोस्तों इस रिपोर्ट में लिखा था कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर का 3rd स्टेज है। दोस्तों अगर 1st स्टेज या फिर 2nd स्टेज पर कैंसर होता है तो वहां से बच निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर जब वह 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा घातक साबित होता है। यहाँ से ज्यादातर लोग वापस नहीं लौट पाते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। कुछ दिनों तक इस खबर को वह छुपा कर रखती है, मगर उनके डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि हिना तुम जितना ज्यादा देर करोगी तुम्हारे लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगेंगी। इसके बाद हिना अपने घर वालों को बताती हैं इस चीज के बारे में। जब उनके घर वालों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और तुरंत हिना को अस्पताल में
एडमिट कर देते हैं। दोस्तों, इस समय हिना कई सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम कर रही थी। सारी चीजों को हिना खान ने इस बीमारी को ठीक करने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और इनका करियर भी अब धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। अस्पताल में एडमिट होने के बाद एक इनकी कीमोथेरेपी होने लगती है। दोस्तों, एक बार कीमोथेरेपी कराने में 12 से 13 लाख रुपए का खर्च आता है और अब तक हिना का लगभग 21 से 22 बार कीमोथेरेपी हो चुका है। दोस्तों, कीमोथेरेपी बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है, जिसमें शरीर में बहुत सारे इंजेक्शन को चुभाया जाता है और खून को निकाला जाता है और वापस डाला जाता है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान हैवी डोजेस की दवाइयां लेने की वजह से हिना खान के बाल और नाखून झड़ने लगे थे। तब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हिना, आप अपने बाल और नाखूनों को कटवा लीजिए, नहीं तो आप बहुत ही बदसूरत दिखाई देंगी। इसके बाद हिना अपने बाल और नाखूनों को कटवा लेती है। इस समय जब आप हिना खान को देखते हैं तो उनके सिर पर जो बाल हैं वह सारे नकली बाल हैं, वह रियल बाल नहीं है, क्योंकि असलियत में हिना खान इस समय टकली हो चुकी है। मगर दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान आप हर बार इस लड़के को हिना खान के साथ देखते होंगे। मगर क्या आपको पता है ये लड़का कौन है? दरअसल दोस्तों, इस लड़के का नाम है रॉकी जायसवाल और ये और कोई नहीं बल्कि हिना खान का बॉयफ्रेंड है, जो हिना की बहुत ज्यादा टेक केयर करता है। इस समय इनके रिलेशनशिप को 12 साल हो चुके हैं, मगर बीच में कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनके बीच। दोस्तों, जब भी यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो को पोस्ट किया करती थी, तब कमेंट में इनके मुस्लिम फैंस इनको गालियां देने लगते थे। वह कहते थे कि तुम इस्लाम धर्म की होकर एक हिंदू के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकती हो। मगर दोस्तों, हिना खान उन सारे कमेंट्स और ट्रोल्स को इग्नोर करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं। मगर उनका फैसला रॉकी जायसवाल के साथ रहना काफी हद तक सही था। जिस तरह से रॉकी उनकी केयर करते हैं, वैसा उनका केयर शायद ही कोई और कर पाता। दोस्तों, इसी दौरान एक और वाकया हुआ हिना के साथ। दरअसल दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान अक्सर पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और हिना भी कीमोथेरेपी के दौरान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। मगर अचानक एक दिन उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो उन्होंने उस कॉल को काट दिया, मगर 2-3 बार लगातार जब वह कॉल आया, तब हिना खान उस कॉल को रिसीव करती है और जैसे ही वह उस कॉल को उठाती हैं, तो सामने से संजय दत्त की आवाज आती है। संजय दत्त की आवाज सुनकर हिना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले हिना ने संजय दत्त के साथ कोई काम नहीं किया था और ना ही उनसे कभी मिली थी। मगर संजय दत्त का यह अच्छा जेस्चर ही था जिसकी वजह से उन्होंने हिना खान को कॉल किया और उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा मदद मिली। दोस्तों, अब तक हिना खान अपने कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। मगर इसी दौरान कुछ न्यूज आर्टिकल्स में यह भी निकलता है कि हिना खान ने अपने कैंसर की ट्रीटमेंट कराने के लिए बैंक से लोन लिया है। मगर दोस्तों, कुछ समय बाद हिना खुद क्लैरिफाई करती हैं कि वह फाइनेंशियली फ्री है। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अगर वह कुछ भी ना करें, तब भी घर बैठे बैठे उनके पास पैसा आता रहेगा। इसके बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा निंदा की गई थी। दोस्तों, स्टेज 3 का कैंसर बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इस कैंसर से हर कोई निपट नहीं पाता है। हम आशा करते हैं कि हिना खान इस कैंसर से बहुत जल्द ही ठीक होकर फिर से वापस आएंगी। नंबर 2, क्या है कपिल और सुमोना के पर्दे के पीछे के रिश्ते की असली सच्चाई? आखिर कपिल शर्मा के नए शो से सुमोना चक्रवर्ती कहां गायब हैं? क्या सुमोना चक्रवर्ती ने खुद शो छोड़ा या उन्हें निकाल दिया गया? क्या ये सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या पर्दे के पीछे कोई और खेल है? और उनकी पर्सनल लाइफ के वो राज क्या हैं जिन्हें उन्होंने हमेशा छुपाए रखा? दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस के एक शो में ना होने की कहानी नहीं है। ये उस रिश्ते के टूटने की कहानी है जिसे देश भर के कई लोग असल जिंदगी के पति पत्नी मानते थे। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों से, जहां 24 जून 1988 को सुमोना चक्रवर्ती जन्म हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के प्रतिष्ठित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां सुमोना अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था। ये दिखाता है कि सुमोना के पास एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड था और वह सिर्फ ग्लैमर के पीछे नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसका सपना
हर कोई देखता है। 1999 में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला की बड़ी फिल्म मन में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। यह एक शानदार शुरुआत थी। सालों बाद जब सोशल मीडिया पर इस फिल्म की क्लिप वायरल हुई तो सुमोना ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, मैं सिर्फ एक बच्ची थी यार। मन जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद आप सोचेंगे कि उनका करियर रॉकेट की तरह उड़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमोना ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से एक लंबा ब्रेक ले लिया। यह फैसला दिखाता है कि वह ग्लैमर की दुनिया से प्रभावित हुए बिना कितनी प्रैक्टिकल थी। जब उन्होंने एक्टिंग में वापसी की तो बड़े पर्दे की जगह छोटे पर्दे को चुना, लेकिन यह वापसी आसान नहीं थी। उन्होंने एकता कपूर के शो कसम से अपना टेलीविजन डेब्यू किया और इसके बाद डिटेक्टिव डोल, सुंदर यार चिलमार और कस्तूरी जैसे कई शो में काम किया। हालांकि इन शुरुआती भूमिकाओं से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। यह उनके करियर का संघर्ष भरा दौर था। एक बड़ी फिल्म से डेब्यू करने के बावजूद उन्हें टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ी। सालों के संघर्ष के बाद 2011 में उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें एकता कपूर के सुपर डुपर हिट शो बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर की भूमिका मिली। राम कपूर और साक्षी तंवर जैसे बड़े सितारों वाले इस शो में उनके ग्रे शेड वाले किरदार को काफी पसंद किया गया। ये वो भूमिका थी जिसने आखिरकार उन्हें इंडस्ट्री और दर्शकों की नजरों में ला दिया। सुमोना खुद इस शो को अपने करियर का बड़ा ब्रेक मानती है, जिसने उनके लिए आगे के रास्ते खोल दिए और फिर एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। जब सुमोना बड़े अच्छे लगते हैं में एक गंभीर किरदार निभा रही थी, तब उन्हें सोनी टीवी के शो कॉमेडी सर्कस की से एक कॉल आया। उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जोड़ी बनाने के लिए संपर्क किया गया था। सुमोना ने बाद में बताया कि यह सुनकर उनकी पहली प्रतिक्रिया हंसी थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी हार्डकोर कॉमेडी नहीं की थी। कॉमेडी उनके लिए एक पूरी तरह से नई और अनजान दुनिया थी। दिलचस्प बात यह है कि उस सीजन में उनके होने वाले पार्टनर कपिल शर्मा के लिए जोड़ीदार ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उनके पार्टनर या तो शो छोड़ रहे थे या उन्हें निकाल दिया जा रहा था। ऐसे में एक सीरियस फिक्शन एक्ट्रेस का कॉमेडी शो में आना एक बहुत बड़ा जोखिम था। शो में उनकी जोड़ी कपिल शर्मा के साथ बनी। यह एक अपरंपरागत जोड़ी थी। एक तरफ कॉमेडी के बादशाह कपिल और दूसरी तरफ कॉमेडी में बिल्कुल नई सुमोना। लेकिन पर्दे पर इस जोड़ी ने जैसे जादू कर दिया। उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वे उस सीजन के विजेता बनकर उभरे। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह उस प्रोफेशनल पार्टनरशिप की शुरुआत थी जिसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास बदल दिया। कपिल जो पहले ही कई कॉमेडी शो जीत चुके थे, उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर मिला। वहीं सुमोना जो एक फिक्शन एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती थी, इस एक शो से कॉमेडी की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन गई। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी सफलता के कारण जब कपिल शर्मा ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू करने का फैसला किया तो उन्होंने खास तौर पर सुमोना को अपनी ऑन स्क्रीन पत्नी की भूमिका के लिए अनुरोध किया। कपिल जानते थे कि यह केमिस्ट्री पहले से ही परखी हुई और सफल थी। अगर कॉमेडी सर्कस की वो जीत ना होती तो शायद मिसेस शर्मा के रूप में सुमोना का एक दशक लंबा सफर कभी शुरू ही नहीं होता। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कपिल शर्मा शो ने सुमोना को नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ दिया। उन्होंने खुद माना है कि इसी शो की वजह से वह मुंबई में अपना घर खरीद पाई, जो एक मिडिल क्लास बंगाली परिवार से आने वाली लड़की के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक एपिसोड के लिए उनकी फीस लाखों में बताई जाती थी, जो टीवी इंडस्ट्री में उनके बढ़ते कद का सबूत था। लेकिन इस सफलता की एक कीमत भी थी। शो का एक परमानेंट हिस्सा बन गया था कपिल का सुमोना के होठों और मुंह का मजाक उड़ाना। शुरुआती दिनों में यह मजाक सुमोना को व्यक्तिगत रूप से बहुत चुभता था। उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें बहुत बुरा लगता था। ये हमेशा जो है मेरे होठों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं, कौन सा ऊपर वाला होंठ नीचे वाला हो। खासकर तब जब कपिल अपनी लाइनें भूलने के बाद अचानक उनके लुक्स पर कोई टिप्पणी कर देते थे। उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने उन्हें समझाया। अर्चना ने उन्हें 2 महत्वपूर्ण सलाह दी। पहली, अगर तुम खुद पर हंस सकती हो तो तुम कभी अपमानित महसूस नहीं करोगी, और दूसरी, तुम्हारे पास वह चीज है, होंठ, जिसे पाने के लिए महिलाएं पैसे खर्च करती हैं। इस सलाह ने सुमोना का नजरिया बदल दिया और उन्हें इस स्थिति से पेशेवर तरीके से निपटने में मदद की। समय के साथ जब भी शो पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते तो उनका एक ही जवाब होता था,
ये एक स्क्रिप्टेड शो है। वह कहती थीं कि कपिल शर्मा सुमोना का नहीं बल्कि अपने किरदार बिट्टू की पत्नी मंजू का अपमान कर रहे हैं। सन 2016 में शो के सेट पर धूम्रपान करते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ साल बाद उन्होंने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा को साझा करते हुए कहा कि अब उन्हें सिगरेट का धुआं भी बर्दाश्त नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिवर्तन को दर्शाता है। कई सालों तक उनका नाम सम्राट मुखर्जी, काजोल और रानी मुखर्जी के चचेरे भाई के साथ जोड़ा जाता रहा। सुमोना ने इन अफवाहों का हमेशा दृढ़ता से खंडन किया। उन्हें 10 साल पुरानी कहानियां और पूरी तरह से बकवास बताया और मीडिया से अपनी निजता का सम्मान करने का आग्रह किया। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो हमेशा दिल पर छप जाते हैं। सुमोना चक्रवर्ती के लिए सन 2017 का एक दिन ऐसा ही था। एक ऐसा हादसा जिसने उनकी दुनिया हिला दी। उस सुबह उनकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पिता, जो हमेशा परिवार की ताकत बने रहे, माँ को लेकर अस्पताल निकल पड़े। घर से नजदीक ही सेवन हिल्स के पास अस्पताल था। उन्हें लगा कि दूरी कम है, इसलिए कार की बजाय ऑटो रिक्शा लेना तेज रहेगा। लेकिन मुंबई जैसे शहर में सुबह सुबह रिक्शा पाना भी कभी कभी किसी जंग से कम नहीं होता। उन्होंने कई रिक्शा रोके, लेकिन कोई रुका ही नहीं। आखिरकार एक रिक्शा वाला रुका। पिता ने जल्दी जल्दी बताया कि मरीज की हालत खराब है, तुरंत अस्पताल ले जाना है। लेकिन वह ड्राइवर तैयार नहीं हुआ। बहस होने लगी, आवाजें ऊंची हो गईं और गुस्से में रिक्शा वाला वहां से चला गया। पिता शायद सोच भी नहीं पाए होंगे कि कुछ ही मिनटों में वही शख्स लौटेगा, लेकिन मदद के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए। वह पीछे से आया और उनके सिर पर पत्थर दे मारा। पल भर में खून बहने लगा और वे वहीं गिर पड़े। सुबह के 10 बजे भीड़ भाड़ वाली सड़क थी, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उस वक्त सुमोना की माँ, जो खुद बीमार थीं, हिम्मत जुटाकर किसी तरह अपने घायल पति को अस्पताल ले गईं। यह हादसा सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट थी सुमोना के परिवार और उनकी आत्मा पर। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन उस पल का डर और दर्द, उनके पिता के खून से भीगी यादें सुमोना कभी भूल नहीं पाईं। उन्होंने कई साल बाद इसे अपना सबसे बुरा दिन कहा। सुमोना एक खामोश और दर्दनाक लड़ाई भी लड़ रही थी। मई 2021 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वह 2011 से एंडोमेट्रियोसिस नामक एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और कई सालों से स्टेज 4 में है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और यह महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से जूझ रहे हैं। यह खुलासा उनकी हिम्मत और उस दर्द को दिखाता है जिसे वह सालों से पर्दे के पीछे छिपाए हुए थीं, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कपिल शर्मा ने अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग लगाई और नेटफ्लिक्स पर अपना नया शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो लेकर आए। सालों बाद सुनील ग्रोवर की वापसी हुई, पुरानी टीम वापस आई। सब कुछ बड़ा और शानदार था। पूरा परिवार मौजूद था, सिवाय एक के। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सुमोना, गायब थी। जैसे ही शो का ऐलान हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, सुमोना कहाँ है? क्या उन्हें शो से निकाल दिया गया? क्या उन्होंने खुद शो छोड़ दिया? या इस चमक दमक के पीछे कोई ऐसी गहरी कहानी छिपी है जो आज तक किसी को नहीं बताई गई? शो का प्रीमियर हुआ और दर्शकों ने तुरंत उनकी कमी को महसूस कर लिया। सोशल मीडिया सवालों से भर गया। लोगों ने साफ कर दिया कि उनके लिए कपिल का परिवार उनकी भूरी या मंजू के बिना बिल्कुल अधूरा है। फैंस लगातार यह मांग कर रहे थे कि सुमोना को शो में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बिना शो में वो पहले वाली बात ही नहीं थी। यह सिर्फ एक किरदार की गैर मौजूदगी नहीं थी, यह उस परिवार के टूटने जैसा था जिसे करोड़ों लोग हर हफ्ते अपने घरों में देखते थे और अपना मानते थे। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। जब सुमोना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सधा हुआ और प्रोफेशनल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछला शो जुलाई 2023 में खत्म हो गया था और उसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके और कपिल के बीच कोई मनमुटाव या लड़ाई नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, मैं शो को मिस नहीं कर रही हूँ। उन्होंने यह भी साफ किया कि कपिल के साथ उनका रिश्ता हमेशा से ही प्रोफेशनल रहा है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? पर्दे के पीछे की खबरें कुछ और ही बयां कर रही थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि सुमोना को इस फैसले से बहुत बड़ा धक्का लगा था और वह नाराज और अपसेट थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें भी नेटफ्लिक्स के नए शो में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें कपिल की तरफ से कभी कोई कॉल ही नहीं आया।
यह भी कहा गया कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद शो में उनके लुक्स, खासकर उनके होठों पर जो मजाक उड़ाया जाता था, उसने कास्टिंग के फैसले को प्रभावित किया हो। शो की तरफ से आधिकारिक बयान यह आया कि नेटफ्लिक्स शो का फॉर्मेट अलग है और यह एक क्रिएटिव फैसला था। लेकिन एक दशक की वफादारी के बाद बिना किसी सीधी बातचीत के शो से बाहर कर दिया जाना किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इन दो अलग अलग कहानियों के बीच सुमोना का एक इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत कुछ कह गया। शो की खबरों के बीच उन्होंने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, अगर आप किसी चीज को मौका नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह आपके लिए बनी है। कई लोगों ने इसे उनकी स्थिति पर एक सीधी टिप्पणी माना। ये साफ है कि उनके प्रोफेशनल बयानों और अंदर से आहत होने की खबरों में एक बड़ा विरोधाभास था। शायद सार्वजनिक रूप से अपना दर्द दिखाना वह अपनी कमजोरी मानती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखने और भविष्य के दरवाजे खुले रखने के लिए एक पीआर वाला रास्ता चुना। जब सुमोना को शो से बाहर किया गया तो शो की परफॉर्मेंस ने भी एक अलग ही कहानी कही। सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो टीआरपी चार्ट पर राज करता था और भारतीय परिवारों के लिए एक वीकेंड रिचुअल बन गया था। इसकी लोकप्रियता सालों तक कायम रही। वहीं नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने धमाकेदार शुरुआत तो की। पहले 2 एपिसोड्स को 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन तीसरे हफ्ते से ही शो की व्यूअरशिप में भारी गिरावट आने लगी। यह 1.2 मिलियन तक गिर गई और जल्द ही शो नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गया। लेकिन कपिल शर्मा के शो से बाहर होने के बाद सुमोना ने यह साबित कर दिया है कि उनकी पहचान सिर्फ मिसेज शर्मा तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने दूसरे पैशन, खासकर ट्रैवल को आगे बढ़ाया है। उन्होंने दुबई डायरीज और स्विस मेड एडवेंचर्स जैसे ट्रैवल शो होस्ट किए हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा और साहसिक कदम है फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 14 में उनकी भागीदारी। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कपिल के शो से अचानक बाहर होने के बाद उन्हें एक नए मंच की जरूरत थी और यह शो उनकी मूल योजना का हिस्सा नहीं था। यह उनके करियर में एक नई शुरुआत, एक री इन्वेंशन का हिस्सा था। दोस्तों, ये तो हो गई सुमोना चक्रवर्ती की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कि करण जौहर को बॉलीवुड का छक्का क्यों कहा जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।